मैरी एलेन प्लेजेंट का जन्म 19 अगस्त 1814 को हुआ था। हालांकि इस पर विवाद है क्योंकि कैलिफोर्निया में उनकी कब्र पर 1817 लिखा है। उनकी उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है। माना जाता है कि उनका जन्म जॉर्जिया के एक प्लांटेशन में गुलामी में हुआ। फिर भी बाद में उन्होंने कहा कि उनका जन्म फिलाडेल्फिया में आजाद अवस्था में हुआ था। उनकी मां लुइसियाना की पूर्णतः अफ्रीकी मूल की महिला थीं और उनके पिता हवाई मूल के थे। एक छोटी लड़की के रूप में वो अपने परिवार से अलग हो गई थीं। हालांकि ये कैसे हुआ, इसकी जानकारी नहीं है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जब वह लगभग 10 से 13 साल की थीं, तब वह नांटकट, मैसाचुसेट्स पहुंची, जहां उन्होंने एक श्वेत परिवार के लिए घरेलू नौकरानी के रूप में काम किया। उन्होंने महसूस किया कि आसपास के लोगों के लिए अदृश्य होना फायदेमंद हो सकता है। बाद में उन्होंने इस गुण को अपने फायदे में बदल लिया। परिवार के साथ रहते हुए उन्हें अच्छा व्यवहार मिला और उन्होंने पढ़ना लिखना व दुकान का काम सीखा। लगता है परिवार दास प्रथा विरोधी आंदोलन में गहराई से शामिल था। संभव है कि प्रसिद्ध उन्मूलनवादियों से मिलने पर उनमें इस उद्देश्य के लिए जुनून जागा हो। प्लेजेंट एक बुद्धिमान लड़की थीं, जिन्होंने बिना औपचारिक शिक्षा के भी जल्दी सीखना शुरू किया। 1902 की जीवनी में उन्होंने कहा, मैं सोचती हूं अगर मुझे शिक्षा मिली होती तो मैं क्या बन सकती थी। इसके बाद वह लिखती हैं, मैंने किताबें छोड़ दी और पुरुषों व महिलाओं का काफी अध्ययन किया। मैंने हमेशा देखा है कि जब मेरे पास कुछ कहने के लिए होता है, लोग सुनते हैं। वे कभी मेरी बात पर ऊंघते नहीं हैं। कुछ साल बाद प्लेजेंट ने अपने पहले पति, जिसका नाम जेम्स स्मिथ था, से शादी की। वह एक अमीर फूलों के ठेकेदार और व्यापारी थे, जो या तो श्वेत या मिश्रित वंश के थे। स्मिथ भी एक कट्टर दासता विरोधी थे और दोनों ने मिलकर अंडरग्राउंड रेलरोड पर गुलामों को छुड़ाने का काम किया। इस दंपत्ति ने गुलामों को उनके मालिकों से भागने, गुप्त ठिकानों में छुपाने और बाद में अमेरिका के उत्तरी राज्यों या कनाडा पहुंचाने में मदद की। दुर्भाग्यवश स्मिथ का निधन 1840 के दशक में हो गया, जिससे प्लेजेंट को काफी विरासत और यह निर्देश मिले कि वे उस महत्वपूर्ण काम को जारी रखें जिसमें उन्होंने वर्षों लगाए थे। प्लेजेंट ने गुलामों को आजादी तक पहुंचाने में मदद करना जारी रखा। अपने पूरे जीवन में उन्होंने समान अधिकारों के लिए अपना मजबूत समर्थन जारी रखा। फिर 1848 में उन्होंने एक अश्वेत व्यक्ति जॉन जेम्स प्लेजेंट के साथ संबंध शुरू किया। यह अनुमान लगाया जाता है कि ये उनके दूसरे पति थे, क्योंकि उन्होंने उनका उपनाम अपना लिया था। हालांकि शादी होने का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। दोनों ने मिलकर स्मिथ के निर्देशों का पालन किया, लेकिन कुछ वर्षों बाद गुलाम व्यापारियों के बढ़ते संदेह के कारण उन्हें न्यू ऑरलियंस जाना पड़ा। इसी समय कैलिफोर्निया में सोने की खोज की होड़ शुरू हुई थी। 1850 में कैलिफोर्निया संघ में एक स्वतंत्र गैर गुलामी राज्य के रूप में शामिल हुआ और खबर फैली कि वहां हर जाति या पृष्ठभूमि के लोगों के लिए किस्मत बदलने के मौके हैं। इसी वजह से अप्रैल 1852 में प्लेजेंट ने न्यू ऑरलियंस छोड़ने का फैसला किया और वो सैन फ्रांसिस्को चली गईं। हल्की त्वचा वाली अश्वेत महिला होने के कारण वे श्वेत समझी जाती थीं और श्वेतों से बातचीत में पहले पति का उपनाम भेदभाव कम करने के लिए इस्तेमाल करती थीं। उन्हें जल्दी ही अमीर व्यापारियों के यहाँ रसोइया और नौकरानी का काम मिल गया। ये शहर के कुछ सबसे महत्वपूर्ण लोग थे और वो उनके लिए एक खास वजह से काम करती थीं। इनके लिए वो अदृश्य थी और इसी उपेक्षा का उसने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। प्लेजेंट ने पास रहकर चालाकी से उन अमीरों की बातें सुनी जिनकी वह सेवा करती थीं। ऐसा करके उन्होंने निवेश से जुड़ी सलाहें और दिलचस्प गॉसिप सुनी। जीवनीकार लिन हडसन ने प्लेजेंट के बारे में एक इंटरव्यू में कहा, यह पूरी तरह संभव है कि घरेलू कामगार के तौर पर जो काम उन्होंने किए वे सिर्फ एक दिखावा थीं, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने अपनी कमाई निवेश से की थी। सैन फ्रांसिस्को में एक रसोइया के रूप में प्लेजेंट ने कथित तौर पर लगभग $500 प्रति माह कमाए। इस पैसे और अपने पहले पति की विरासत से उन्होंने रियल एस्टेट, सोना चांदी की खानों में निवेश किया। आखिरकार उन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि अपना लॉन्ड्री व्यवसाय शुरू कर सके और वहीं से आगे बढ़े। सैन फ्रांसिस्को में
प्लेजेंट ने पूर्व गुलामों की आर्थिक सहायता करके और उनके लिए रोजगार ढूंढकर उनकी मदद जारी रखी। जैसे जैसे वो अधिक सफल होती गईं, उन्होंने कई लोगों को अपनी सेवा में लिया और उन्हें महत्वपूर्ण पद दिए। अमीर श्वेत समाज में उन्हें एक व्यवसायी समझा जाता था और कई लोग उन्हें अपनों में से एक मानते थे। फिर भी केवल अश्वेत समुदाय ही उनकी असली पहचान जानता था। उन्हें ब्लैक सिटी हॉल के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने अंडरग्राउंड रेलरोड को पश्चिम तक पहुंचाया। जिनकी उन्होंने मदद की, उनमें से कुछ बाद में शहर के प्रमुख अश्वेत नेता बने। 1857 में वो सैन फ्रांसिस्को छोड़कर उन्मूलनवादी जॉन ब्राउन की मदद करने गईं। उन्होंने उनके उद्देश्य का समर्थन किया और करीब $30,000 भेजे। इस पैसे से वो वर्जीनिया के हार्पर्स फेरी में संघीय शस्त्रागार पर अपने छापे को वित्त पोषित करने में सक्षम हुआ। ब्राउन को उम्मीद थी कि इससे दक्षिण में बड़ा सशस्त्र गुलाम विद्रोह होगा, लेकिन योजना असफल रही। 1859 में प्लेजेंट सैन फ्रांसिस्को लौटीं और अपने व्यवसाय चलाती रहीं और नागरिक अधिकार आंदोलनों का समर्थन जारी रखा। उसी साल 2 दिसंबर को जॉन ब्राउन को हत्या और देशद्रोह के लिए फांसी दी गई। फांसी के बाद उनकी जेब में एक नोट मिला जिस पर लिखा था, कुल्हाड़ी पेड़ की जड़ में रखी गई है, जब पहली चोट मारी जाएगी तो मदद के लिए और पैसा आएगा। उस नोट पर MEP के हस्ताक्षर थे, जो मैरी एलन प्लेजेंट के आद्याक्षर थे। फिर भी अधिकारियों ने अक्षरों को गलत पढ़ा और वे WEP आद्याक्षरों वाले किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे थे। उन्हें नहीं पता था नोट किसने लिखा। शायद वे किसी उत्तर के किसी अमीर व्यक्ति को ढूंढ रहे थे। प्लेजेंट पर कभी शक नहीं किया गया और हमें यह सिर्फ इसलिए पता है क्योंकि उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले इसका खुलासा किया था। 1860 के दशक तक प्लेजेंट के पास बोर्डिंग हाउस और फलते फूलते लॉन्ड्री व्यवसायों की एक श्रृंखला थी। अपनी सफलता के बावजूद वह विनम्र बनी रहीं। कई बार वह खुद को नौकरानी बनाकर छुपा लेती थीं ताकि लोग उन्हें अनदेखा करें। इसके बाद वे एक युवा बैंक क्लर्क थॉमस बेल से मिले। दोनों ने मिलकर एक दशकों लंबी व्यापारिक साझेदारी बनाई, जिसने दोनों को बेहद अमीर बना दिया। स्कॉटलैंड का यह व्यक्ति पहले ही मरकरी, जिसे आमतौर पर क्विक सिल्वर कहा जाता है, के व्यापार से अच्छी कमाई कर रहा था। लेकिन जब उसकी मुलाकात प्लेजेंट से हुई तो उसने समझा कि उसके साथ रहकर वह कितना सफल हो सकता है। 1865 में गृह युद्ध के अंत के बाद प्लेजेंट सिटी डायरेक्टरी में गईं और सार्वजनिक रूप से अपनी नस्लीय पहचान को श्वेत से अश्वेत में बदल दिया। उन्होंने देश में नस्लीय तनावों के खिलाफ खड़े होने के लिए यह कदम उठाया, जिससे उनकी जिंदगी और मुश्किल हो गई। अपनी एक आत्मकथा में उन्होंने लिखा कि उनका उद्देश्य अपने लिए और अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता और समानता था और वे कायर बनने से बेहतर खुद को मृत देखना पसंद करेंगी। प्लेजेंट का बेल के साथ व्यक्तिगत संबंध अनिश्चित है। शायद कुछ समय यह रिश्ता रोमांटिक था, लेकिन स्रोतों में मतभेद है। उन्होंने कई व्यवसायों में निवेश शुरू किया, जिसकी अगुवाई प्लेजेंट कर रही थीं। अधिकतर मामलों में बेल बस उनकी सलाह और मार्गदर्शन का पालन करते थे। अब प्लेजेंट ने खुद को अश्वेत के रूप में दर्ज कराया तो उन्हें डर था, लोग पूछेंगे उन्होंने इतना पैसा कैसे कमाया। संभावित समस्याओं और भेदभाव से बचने के लिए उन्होंने निवेश और संपत्तियां बेल के नाम पर कर दीं। इससे व्यापारिक लेन देन आसान हुआ, जो 1860 के दशक में महिला के लिए और भी कठिन होता, खासकर एक अश्वेत महिला के लिए। प्लेजेंट ने सैन फ्रांसिस्को में नस्लीय भेदभाव की खुलेआम आलोचना की और नागरिक अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष किया। 1866 में जब वह ट्रैम में थीं, उन्हें और 2 अन्य अश्वेत महिलाओं को जबरन उतारा गया। इस वजह से उन्होंने नस्लीय भेदभाव के लिए 2 ट्रैम कंपनियों के खिलाफ मुकदमे दायर किए। एक कंपनी ने अफ्रीकी अमेरिकियों को अपनी ट्रामों में चढ़ने की अनुमति देने का वादा किया, जबकि दूसरी कंपनी पीछे नहीं हटी। यह मामला प्लेजेंट बनाम नॉर्थ बीच एंड मिशन रेलरोड कंपनी, राज्य के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। आखिरकार प्लेजेंट ने शहर की स्ट्रीट कारों में नस्ली अलगाव खत्म करने का रास्ता साफ किया। इन प्रयासों के कारण वर्षों बाद उन्हें कैलिफोर्निया में नागरिक अधिकारों की जननी माना गया। जैसे जैसे साल बीतते गए,
प्लेजेंट और बेल की दौलत लगातार बढ़ती गई। जल्द ही उनके पास लॉन्ड्री, डेयरी, रेस्तरां, बोर्डिंग हाउस और यहां तक कि वेल्स फार्गो बैंक में भी हिस्सेदारी थी। 1875 तक उन्होंने एक बड़ी दौलत जमा कर ली थी, जिसका अनुमान $30 मिलियन से भी अधिक था। अगर तुलना करें तो आज के समय में यह लगभग $850 मिलियन के बराबर है। 1877 में प्लेजेंट के पूर्व साथी जॉन जेम्स, जिन्होंने उनके साथ अंडरग्राउंड रेल रोड नेटवर्क में उनके साथ काम किया था, मधुमेह के कारण चल बसे। थॉमस बेल के साथ उनकी साझेदारी के बाद उनके और जॉन जेम्स के बीच किस तरह का रिश्ता था, यह निश्चित नहीं है। अपनी बड़ी संपत्ति के साथ प्लेजेंट ने सैन फ्रांसिस्को के केंद्र में 30 कमरों की विक्टोरियन हवेली बनवाई। उस घर के चारों ओर बड़ा मैदान था और वह बहुत भव्य तरीके से सुसज्जित था। उस वक्त उस घर की कीमत करीब $1 लाख थी, जो आज लगभग $2.4 मिलियन के बराबर है। प्लेजेंट उस हवेली में बेल, उसके परिवार और कर्मचारियों के साथ रहती थीं। उन्होंने कई अन्य संपत्तियां भी खरीदी, जैसे सैन फ्रांसिस्को के उत्तर पूर्व में सोनोमा वैली में एक विशाल 1000 एकड़ का रैंच। 1880 के दशक तक सैन फ्रांसिस्को में हालात बदलने लगे थे। वो शहर जिसने उन्हें अपनी किस्मत बनाने का मौका दिया था, अब एक बहुत ज्यादा खुलकर नस्लवादी शहर बनता जा रहा था। उनकी दौलत के कारण कई लोग उनसे जलने लगे। स्थानीय गोरों का रवैया दुश्मनी भरा हो गया। वे उसे बेल की रखैल भर बताकर उससे कतराने लगे। इसके अलावा अफवाहें फैलने लगीं कि उनके बोर्डिंग हाउस असल में वेश्यालय हैं और उनका अमीर गोरों पर, जिनके वे करीब थीं, कोई अलौकिक प्रभाव है। फिर 1883 में प्लेजेंट नेवादा के सीनेटर विलियम शेरॉन के कांड भरे मुकदमे में उलझ गईं। उन पर युवा महिला सारा हिल को रिझाकर फिर छोड़ देने का आरोप था। इस मुकदमे की हर जगह हर दिन रिपोर्टिंग हो रही थी और ज्यादा समय नहीं लगा जब पूरा देश इन घटनाओं को फॉलो करने लगा। सांसद के वकीलों ने दावा किया कि प्लेजेंट, जो सारा हिल की दोस्त थी, ने काली शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे सांसद को फंसाने के लिए मजबूर किया था। ये बात अजीब थी, फिर भी प्लेजेंट ने उसमें साथ दिया और अदालत में वूडू गुड़िया लाईं। उसने कहा कि वह अपनी शक्तियों से उसकी मौत का कारण बनेगी। पागलपन की बात यह है कि जैसे ही उसने ये कहा, अभी मुकदमे के दौरान ही सीनेटर की मौत हो गई। इससे कई संदेहों की पुष्टि हुई और जल्द ही उसे एक दुष्ट किंवदंती जैसी शख्सियत के रूप में देखा जाने लगा। कई लोगों ने उसे वूडू रानी माना। इसी समय के आसपास लोगों ने उसे नस्ल भेदी उपनाम मैमी प्लेजेंट कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने कई साल घरेलू नौकरानी के रूप में बिताए थे। अखबारों ने उसे इसी नाम से बुलाया, पर उसे ये पसंद नहीं था। उसने कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता जब सब मुझे मैमी बुलाते हैं। इसे लिख लो। मैं कैलिफोर्निया में सबकी मैमी नहीं हूं। मुझे सैक्रामेंटो के एक पादरी का पत्र मिला। यह मैमी प्लेजेंट को संबोधित था। मैंने उसी के कागज पर उसे जवाब लिखा कि मेरा नाम मिसेस मैरी ई प्लेजेंट है। मैं उस पर कोई कागज बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। सन 1899 में थॉमस बेल का निधन हो गया। इसका प्लेजेंट पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। जब उन्हें प्लेजेंट की हवेली में मृत पाया गया, उनकी विधवा टेरेसा बेल ने सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल में 4 पन्नों का बदनाम करने वाला अभियान चलाया, जिसका शीर्षक था द क्वीन ऑफ द वूड्यूज। प्रेस ने उन्हें एक राक्षस के रूप में पेश किया, उन पर जादू टोना करने का आरोप लगाया और ये संकेत दिया कि उन्होंने बेल की हत्या की थी। टेरेसा बेल और उनके बेटे फ्रेड बेल ने फिर प्लेजेंट पर साझा करोड़ों डॉलर की संपत्ति के नियंत्रण के लिए मुकदमा दायर किया। इसके बाद अदालत में कई मुकदमे चले, लेकिन प्लेजेंट के लिए हालात बहुत अच्छे नहीं दिख रहे थे। सबसे पहले उनके कोठों और वूडू प्रथाओं को लेकर अखबारों में लगे आरोपों और कुछ अफवाहों के कारण उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई थी। कुछ अफवाहें तो यहां तक कहती थीं कि वो बच्चों को खाती और चुराती थीं। साथ ही उनकी कई संपत्तियां, जिनमें वह हवेली भी थी जिसे उन्होंने खुद डिजाइन किया और बनवाया था, बेल के नाम थीं। इससे मालिकाना हक साबित करना उनके लिए मुश्किल था। उनकी प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए झूठ फैलाए गए। एक मामले में कहा गया कि उन्होंने कमजोर,
निर नरसिनो बेल को ऑक्टाविया और बुश के कोने पर स्थित उनकी हवेली में कैद कर रखा था और वह उनके बच्चों को कुत्ते का मांस और बासी रोटी खिलाती थीं। इन मुश्किलों के बाद भी प्लेजेंट ने मजबूती से दलील दी कि हवेली उन्हीं की थी। उन्होंने अदालत में साबित किया कि हवेली का डिजाइन और निर्माण खर्च उन्हीं ने किया था। हालांकि अंत में वह कानूनी लड़ाई हार गईं, साथ ही अपनी प्रतिष्ठा और अपनी अधिकांश संपत्ति भी खो बैठीं। इसके तुरंत बाद उन्हें अपने सैन फ्रांसिस्को की हवेली से बेदखल कर दिया गया और जल्द ही वो गरीबी में डूब गईं। अपनी संपत्ति खत्म हो जाने के बाद वो रहने की जगह के लिए दोस्तों की मेहरबानी पर निर्भर रहने लगीं। जिंदगी के अंत तक वो सैन फ्रांसिस्को में मशहूर थीं, हालांकि कुछ लोग उन्हें राक्षस मानते थे। मैरी एलेन प्लेजेंट का निधन 1904 में 89 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया, फिर भी उन्हें उतना याद नहीं किया जाता जितना चाहिए। मुख्य कारण ये है कि उनकी गतिविधियां गुप्त या विवादास्पद थीं। इसके अलावा सबूतों की कमी के कारण उनकी जिंदगी रहस्य से घिरी हुई है। उदाहरण के लिए उन्होंने 3 आत्मकथाएं लिखीं, लेकिन हर एक में विरोधाभास हैं। अंतिम समय में उन्होंने कब्र पर जॉन ब्राउन की मित्र लिखवाने को कहा। यह उनकी मृत्यु के 60 साल बाद जोड़ा गया था। सैन फ्रांसिस्को में मेरी एलेन प्लेजेंट के नाम एक दिन और उनके नाम का एक पार्क है जो उनके पुराने घर के पास स्थित है। यह शहर का सबसे छोटा पार्क है। कहा जाता है कि मेरी एलेन प्लेजेंट की आत्मा यहां रात में लोगों पर यूकेलिप्टस के बीज फेंकती है। मेरी एलेन प्लेजेंट पर इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया मुझे एक लाइक दें और अगर आप नए हैं तो कमेंट भी करें, क्यों ना सब्सक्राइब करें। यह मुझे ईमेल के जरिए सुझाया गया था, तो अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया मुझे कमेंट करें या ईमेल भेजें, क्योंकि ईमेल देख पाना मेरे लिए आसान होता है। खैर, मैं आप सभी से अगली फॉरगॉटन लाइव्स में मिलूंगा। धन्यवाद।